हिंदी साहित्य में आज सुनिए अर्चना पैन्यूली की लिखी हुई कहानी अनुजा। अर्चना पैन्यूली जी की कहानियाँ नारी सशक्तिकरण का सशक्त स्वर हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पहली बार मैं उसे मंदिर में मिली थी। मुझे पता चला था कि इस मंदिर का निर्माण डेनमार्क में बसे भारतीयों के अहम सहयोग से 1 वर्ष पूर्व ही हुआ था। ये एक बड़ी उपलब्धि की बात थी कि यहाँ एक छोटा सा समुदाय होने के बावजूद हिंदुओं का अपना एक धार्मिक स्थल था। हर रविवार व 30 त्योहारों पर मंदिर में भजन कीर्तन एवं पूजा पाठ होता। तत्पश्चात लंगर का आयोजन। उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी। मंदिर खचाखच भरा था। भारत से एक भजन मंडली भी बुलाई गई थी। उस भीड़ में जब मैंने उसे देखा तो नज़रें हठात उस पर टिक गईं। वो भी मुझे एकटक निहारे जा रही थी। फिर वो मेरी तरफ बढ़ी। क्या यहाँ नई आई हो? उसने मुझसे पूछा। हाँ, 2 ही महीने हुए हैं। हम दोनों असमंजस में एक दूसरे को ताके जा रहे थे। वो मुझे जानी पहचानी लग रही थी और शायद मैं उसे। तुम इंडिया में कहाँ से हो? उसने दूसरा प्रश्न किया। हैं तो हम देहरादून के रहने वाले, मगर यहाँ आने से पहले 10 साल मुंबई में रहे। मैं भी तो देहरादून की हूँ, वो चहकते हुए बोली। वहाँ तुम कहाँ पढ़ती थीं? वहीं जो वहाँ का लड़कियों का प्रचलित स्कूल है, महादेवी कन्या पाठशाला। हाय, मैं भी तो वहीं की पढ़ी हूँ। कहते हुए उसकी उत्तेजना बढ़ गई। ये दुनिया कितनी छोटी है। किस साल तुमने हाई स्कूल किया? लगता है हम एक ही क्लास में थे। उसका चेहरा टटोलते हुए मैं बोली। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम कहीं अनुजा सिंह तो नहीं? अब मल्होत्रा हूँ, अनुजा मल्होत्रा। और तुम सुधा देवली? अब जुगरान बन गई हूँ, सुधा जुगरान। ओ सुधा जुगरान। हम दोनों हंस पड़ी। 6ठी से BA तक हम साथ पढ़ी थीं। नियति ने इतने वर्षों बाद हमें फिर मिला दिया, लगभग 16 वर्षों उपरांत। अब हम स्कूल या कॉलेज जाने वाली अल्हड़ छात्राएं नहीं, बल्कि शादीशुदा 2 बच्चों की प्रौढ़ माताएं थीं। उसके बच्चे जो उसके साथ थे हमें कौतुकता से निहार रहे थे। मेरे पति व बच्चे भी हैरत से भरे थे। यहाँ कैसे आना हुआ? पंकज की तरफ इशारा करते हुए मैं बोली। मेरे पति यहाँ डेनमार्क नेशनल लेबोरेटरी में रिसर्चर के पद पर नियुक्त हैं। आंखों में प्रशंसा व्यक्त करते हुए उसने पंकज को नमस्कार किया। मेरे बच्चों के सिर पर भी प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, कैसा लग रहा है डेनमार्क बच्चों? अच्छा लग रहा है, मेरे बच्चों ने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ आए कितना समय हो गया? मैंने उससे पूछा। ओह, कहते हुए उसने गहरी सांस भरी। काफ़ी समय हो गया। शादी के तुरंत बाद ही यहाँ आ गई थी। मेरे दोनों बच्चे यहीं पैदा हुए। उसके बच्चे मेरे बच्चों की तुलना में उम्र में छोटे लग रहे थे। संभवतः उसकी शादी मेरी शादी के काफ़ी बाद हुई हो। तुम्हारे पति? मैंने उससे पूछा। उसके पति उसके साथ नहीं थे। वे क्या करते हैं? मेरे प्रश्न ने उसे उलझन में डाल दिया। पल भर की खामोशी के बाद कुछ सोचते हुए बोली, बिजनेस। वे यहाँ बिजनेस करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में ही जर्मनी गए हुए हैं आजकल। हमने एक दूसरे को फिर निहारा। अपने आश्चर्य से हम उबर नहीं पा रहे थे। सोचा नहीं था कि जिंदगी की डगर में अपने किसी पुराने साथी से परदेश में यूं मुलाकात हो जाएगी। हम एक दूसरे को आंखें फाड़े टटोलती रहीं। वो काफ़ी कतरा गई थी। बाल भी उसके काफ़ी सफ़ेद हो गए थे, जिन्हें उसने मेहंदी से लाल रंगा हुआ था। तुम भी यहाँ कुछ करती हो? मेरे इस प्रश्न ने उसे फिर सोच में डाल दिया। कुछ देर बाद बोली, हाँ, मैं भी यहाँ नौकरी करती हूँ। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। कर्मशील लोग मुझे हमेशा प्रभावित करते हैं। मैं तुरंत बोली, मैं भी यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ। यहाँ आने से पहले मुंबई में मैं स्कूल टीचर थी। तुम्हें डेनिश आती है? उसने तटस्थ भाव से पूछा। डेनिश इतनी जल्दी कैसे आएगी? अभी हमें यहाँ आए 2 ही महीने तो हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ की भाषा जल्दी ही सीखूँगी। तो पहले सीखो। बिना डेनिश सीखे तुम्हें यहाँ झाड़ू लगाने का काम भी नहीं मिलेगा, वो अपना हाथ हिलाते हुए रूखे स्वर में बोली। मुझे उसके लहजे पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। वो कैसी बातें करने लगी है? खैर, तुम देहरादून जाती हो? मैंने पूछा तो फिर एक लंबी सांस खींचते हुए बोली, हाय देहरादून, कितना बेकार हो गया।
पहाड़ियों ने अपने पहाड़ों से उतरकर पूरा गंदा कर दिया। अंग्रेज़ों का बसाया वो शहर। हर की पौड़ी में गंगा जी में तो अब नहाने का ही मन नहीं करता। उसके पानी को देखते हुए मेरे बच्चे कहते हैं, यक, तुम शायद वहाँ के प्रदूषण को ही देखती हो, विकास को नहीं। मैं उससे बोली। मुझे उसकी बातचीत का सलीका बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन परदेश में अपने किसी पुराने परिचित से मिलने की प्रसन्नता थी। हमने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लिया, ये वादा किया कि एक दूसरे से संपर्क में रहेंगी, और फिर हमने विदा ले ली। इंसान जहाँ कहीं भी जाता है उसे साथी व दोस्त चाहिए होते हैं। संस्कृति का भेद मनुष्यों के बीच इतना गहरा है कि वो कहीं भी चला जाए अपनों को तलाशता है। यहाँ आकर हम अपने देसी बंधुओं की तरफ ही लपके दोस्ती करने के लिए। 2 महीनों के अंतराल में डेनमार्क निवासी कई भारतीयों से हमारी मित्रता हो गई। मैंने उनसे अनायास ही अनुजा व उसके पति का जिक्र किया तो किसी ने भी उनका नाम अच्छे भाव से नहीं सुना। इसका अनुमान हमें जल्दी ही लग गया कि अनुजा के पति नरेंद्र मल्होत्रा की छवि कोपेनहेगन में अपने भारतीय समुदाय में कोई अच्छी नहीं है। हमने लोगों से सुना कि नरेंद्र मल्होत्रा एक शिपिंग कंपनी में काम करता था। कंपनी में कुछ घोटाला करने की वजह से उसे 2 साल की जेल हुई। इस घटना ने अनुजा के परिवार की सारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रख दिया। लोग उनसे दूरी बनाकर रखने लगे। ये भी सुनने में आया कि नरेंद्र मल्होत्रा किसी साफ सुथरे बिजनेस में भी संलग्न नहीं है। लोगों को गलत अवैध तरीके से डेनमार्क में व्यवस्थित करवाता है और उनसे मुद्राएं ऐंठता है। मुझे ये भी पता चला कि अनुजा से पहले नरेंद्र मल्होत्रा एक डेनिश औरत से विवाहित था। उसके साथ वो 10 साल रहा। उससे उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन उससे उसका तलाक हो गया। अनुजा उसकी दूसरी पत्नी है। एक नई व अच्छी ज़िंदगी की चाहत में अनुजा देहरादून से डेनमार्क आई थी, मगर उसे परदेश में आकर पता चला कि उसकी ज़िंदगी कितनी चुनौतियों से भरी है। नई भाषा, नए तौर तरीके सीखने के अतिरिक्त उसे अपने पति की बेवफाई झेलनी पड़ी। वो डेनिश औरत के आकर्षण व प्रभाव में अब भी बंधा था। ये वो डेनिश महिला भी जिसने खुद ही उसका परित्याग किया था, तलाक के बाद भी उस पर अपना पूरा रौब जमाए हुए थी। अनुजा को बहुत परेशानी हुई अपने पति को उसकी पूर्व पत्नी के चुंगल से छुड़ाने में। ये सब जानकर मुझे बेहद अफसोस हुआ। अनुजा के प्रति मैं करुणा से भर गई। जहाँ तक मुझे याद आता है, अनुजा हमारी क्लास की एक मेधावी छात्रा हुआ करती थी। पढ़ाई में अव्वल आने के अतिरिक्त वो वाद विवाद प्रतियोगिता आदि में भी जमकर हिस्सा लेती थी। बास्केटबॉल की वो चैंपियन हुआ करती थी। हर हाल में वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने की हकदार थी। कुछ बातें तो उसके संदर्भ में लोगों द्वारा इतनी अजीबोगरीब सुनने को मिली कि मैंने विश्वास ही नहीं किया। सच इतना कटु नहीं होता। लोग नाहक ही बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। अफवाह फैलाने की उनकी आदत होती है। बहरहाल मैं अनुजा से दोबारा कोई संपर्क नहीं कर पाई। मंदिर में हमारी मुलाकात के करीब 1 माह उपरांत अनुजा ने ही मुझे फ़ोन किया अपने घर डिनर पर बुलाने के लिए। जुगरान जी और बच्चों के साथ आओ, वो बोली। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। अनुजा मेरे शहर की ही नहीं थी, वो मेरी सहपाठी भी थी, वो भी कई सालों तक। बचपन से साथ पढ़ते हुए हम दोनों एक साथ जवान हुए थे। काफ़ी कुछ हमने आपस में बांटा था। इतने अंतरंग व्यक्ति का निमंत्रण मैं कैसे ठुकरा दूं? साथ ही उसे दोस्ती बढ़ाने में भी हिचकिचाहट। मैं पंकज से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। मैं असमंजस में उससे बोल गई। पंकज ने स्पष्ट इनकार कर दिया। जिन लोगों के विषय में हम इतना अनाप शनाप सुन रहे हैं, मैं उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। मैं भी पंकज से सहमत थी। अतः पति से कोई जोर जबरदस्ती करने की बजाय मैंने अनुजा को ही फ़ोन पर टाल दिया। अभी नहीं आ सकते, फिर कभी सही। आई एम सॉरी। हाँ, अनुजा मेरी अनिच्छा तुरंत भाप गई। उसने दोबारा मुझे फिर कभी फ़ोन नहीं किया। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया। दिन महीनों में व महीने वर्षों में बीतने लगे। देखते ही देखते हमें डेनमार्क आए 2 साल हो गए। यहाँ रहने वाले कई भारतीय परिवारों से हमारा संपर्क हुआ, मित्रता हुई। कुछ डेनिश गोरे लोगों से भी मेल जोल बढ़ा। यहाँ तक कि कुछ लैटिन अमेरिकन, चाइनीज़ व थाई परिवारों से भी हमारी मित्रता हुई। लेकिन अनुजा के परिवार से हमारी कोई आत्मीयता नहीं पनपी। कभी कभार वो मुझे इधर उधर भारतीय जलसों में दिख जाती।
कहीं किसी संस्था द्वारा आयोजित दिवाली या होली के रंगारंग कार्यक्रम में, या मंदिर में किसी धार्मिक पर्व में, या फिर इंडियन एम्बेसी में मनाया जाता कोई राष्ट्रीय पर्व। एक दूसरे को देखकर मुस्कान भी हमारे चेहरों पर बड़ी मुश्किल से खींचती। वो मुझसे रूठी हुई थी, इसलिए वो मुझे देखते ही मुंह फेर लेती, और मुझे उससे दोस्ती करने में हिचकिचाहट थी, सो मैं उसे नज़रअंदाज करती। 2-3 अवसरों पर मैंने उसके पति को भी उसके साथ देखा। उससे हमारा परिचय तक नहीं हुआ, बस दूर से मैंने उस मोटे तगड़े आदमी को घूरा। वो मुझे अनुजा से उम्र में काफ़ी बड़ा प्रतीत हुआ। उस दिन मेरे घर में पार्टी थी। अपनी इंडियन कम्युनिटी के कुछ लोगों को मैंने अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया हुआ था। मेहमानों को सबसे पहले मैंने स्नैक्स व ड्रिंक्स परोसे। लोग खा पी रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे कि किसी ने अकस्मात कहा, पता है मल्होत्रा की आज सुबह कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे अधिकतर मेहमानों को इस खबर के विषय में पता था, मुझे नहीं। खबर ने मुझे दहला दिया। वो खुद ही कार चला रहा था, उसके साथ एक पाकिस्तानी भी था। वो भी मारा गया। क्या वो पिए हुए था? वो तो हर समय ही पिए रहता था। ये मल्होत्रा मर गया मगर सुधरा नहीं, शराब ने निगल लिया उसे। 2 छोटे बच्चों को अनाथ छोड़ गया और बीवी को बेवा। कौन सी बीवी? एक ने आंख मारते हुए प्रश्न उछाला। उसकी कोई एक बीवी थोड़ी ही थी। मेरे व अनुजा के बीच की अंतरंगता से बेखबर लोग उनके विषय में बतिया रहे थे, और मैं गुमसुम बनी अनुजा के विषय में सोचे जा रही थी। वो मेरी ही तो उम्र की है, 36-37 की, और विधवा हो गई। बच्चे भी उसके अभी कितने छोटे हैं। अचानक मेरा मन उससे मिलने को छटपटाने लगा, लेकिन मेरा घर मेहमानों से भरा था। मैंने उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। उन्हें छोड़कर मैं कैसे अनुजा के पास भाग जाती? किसी तरह मैंने पार्टी निपटने का इंतज़ार किया। जैसे ही आखिरी मेहमान ने विदा ली, मैं फ़ोन की तरफ लपकी। जल्दी से टेलीफोन डायरी के पन्ने पलटकर अनुजा का नंबर देखा व उसे फ़ोन मिलाया। किसी महिला का अपरिचित स्वर, हेलो, मैं अनुजा से बात कर सकती हूँ? आप? महिला ने मुझसे पूछा। मैं सुधा देवली जुगरान हूँ, अनुजा की स्कूल के दिनों की सहेली। होल्ड ऑन, कहकर महिला किसी से बात करने लगी। मैं स्पष्ट सुन रही थी कि वो अनुजा से बात कर रही थी। वो उसे मेरा परिचय दे रही थी। कुछ क्षणों उपरांत वो महिला मुझसे बोली, अनुजा बात करने की हालत में नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। क्या आप मुझे घर का पता दे सकती हैं? मैं अनुजा से मिलना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। होल्ड ऑन, कहकर वो महिला फिर अनुजा से बात करने लगी। संभवतः वो उससे कह रही थी कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसके घर का पता मांग रही हूँ। एक क्षण बाद महिला ने मुझे अनुजा के घर का पता दे दिया। 107 रोमिन्सो गेट, 1st फ्लोर, राइट। मैंने जल्दी से एक पर्ची पर पता नोट किया। पंकज मुझे खामोश ताक रहे थे। मैं उनसे बोली, चलो अनुजा के घर। इस समय? रात के 11 बज रहे हैं, ये लोगों के सोने का वक्त है। वे घड़ी में समय देखते हुए बोले। जिस औरत का आदमी आज ही मरा हो वो कैसे सो सकती है? मुझे अनुजा से मिलने अभी जाना है। पंकज ने चुपचाप मेरे हाथ से पर्ची ली, जिस पर अनुजा के घर का पता लिखा था। सिटी मैप पर उसके घर की दिशा देखी, फिर मध्य रात्रि की नीरवता को चीरते हुए हम उसके घर की तरफ चल पड़े। अनुजा एक घनी आबादी के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी, इमिग्रेंट लोकेलिटी में। हमने जब घंटी बजाई तो एक अनजान महिला ने दरवाज़ा खोला। आप सुधा जी? सहमत में गर्दन हिलाते हुए मैंने भी उससे पूछा, और आप ही हैं वो जिनसे फ़ोन पर मेरी बात हुई? हाँ, मैंने ही आपसे फ़ोन पर बात की थी, प्लीज़, कहते हुए वो हमें एक सकरे से गलियारे से गुजारते एक कमरे में ले गई। मैंने पूरे घर पर नज़र फेरी। कोई ख़ास फर्नीचर नहीं, कोई बेहतरीन साज सज्जा नहीं, अति साधारण सामान घर में जुटा हुआ। फिर किसी की मौत के बाद घर कैसा मनहूस लगने लगता है, वैसा ही लग रहा था। सहमते हुए मैंने लिविंग रूम में कदम रखा। अनुजा सोफे पर दुखी व शोक के भाव में बैठी थी। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई व मुझसे लिपट कर रो पड़ी। मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? आखिरकार मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब क्यों है? क्या बिगाड़ा मैंने किसी का? उसके प्रश्नों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो बड़ी देर तक मेरे कंधे पर अपना सिर टिका कर सिसकती रही, और मैं विमूढ़ सी खड़ी रही।
वो औरत करीब आकर उसे सहलाने लगी थी। काफ़ी देर बाद अनुजा ने मेरे कंधे से अपना सिर हटाया। वो सोफे पर बैठी, मैं उसकी बगल में उसका हाथ थामे। उसकी सिसकियां थमी तो एक असहज खामोशी छा गई। मुझे कहीं भी कोई शव दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने सोचा था कि नरेंद्र मल्होत्रा की लाश ज़मीन पर पड़ी होगी, आगे दीपक जल रहा होगा, कुछ लोग गमगीन से बैठे होंगे, अनुजा के घर पर भीड़ जुटी होगी, लेकिन मुझे घर सूना लग रहा था। सिर्फ अनुजा और वो अनजान औरत ही दिखाई दे रही थी। क्या अनुजा के इतने सालों में इस देश में 2-4 मित्र भी नहीं बने जो इस दुखद घड़ी में उसके पास आ सकें? नरेंद्र मल्होत्रा का पार्थिव शरीर मेरे मुंह से फूट पड़ा। मोर्ग में है, उस औरत ने जवाब दिया। अंत्येष्टि कब है? पंकज ने सवाल किया। उस औरत ने जवाब दिया, शनिवार को। इंडिया से कोई आ रहा है? मैंने पूछा। इतनी दूर से कौन आ पाएगा? उस औरत ने निर्लिप्त भाव से जवाब दिया। हमारे बीच फिर एक खामोशी छा गई। अनुजा ने अकाट्य मौन धारण किया हुआ था, सिर छाती में धंसाए हुए। आप भी देहरादून की हो? उस महिला ने मुझसे पूछा तो खामोशी टूटी। हाँ, मैं बोली। ये अच्छा है कि इनके अपने शहर का यहाँ कोई है। आपसे मिलकर इन्हें धीरज मिल रहा है। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कहकर वो औरत उठकर किचन की तरफ जाने लगी। नहीं, पंकज और मैंने एकदम से प्रतिवाद किया। यह चाय पीने का अवसर नहीं था। वो औरत मेरे एकदम करीब आकर फुसफुसाई। सुबह से उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी। आपके साथ अगर ये चाय पी लें तो? उस औरत के आग्रह पर मैं मना नहीं कर सकी। वो औरत रसोई से चाय बनाकर ले आई। अनुजा ने पहले तो ना नुकर किया, फिर हमारी जिद पर टबरबाती आंखों के साथ धीरे धीरे पूरी चाय गुटक ली। आपके हाथों से इन्होंने चाय पी ली, नहीं तो कुछ ले ही नहीं रही थी, वो औरत बोली। आपका परिचय? मैंने उस औरत से पूछा। मैं सपना हूँ, पड़ोस में रहती हूँ। आप अकेली? मेरा एक बेटा है, वो अंदर कमरे में शुभम और शुभांगी के साथ सो रहा है। वो दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। मुझे बड़ा इत्मीनान मिला कि अनुजा के साथ कोई है, वो अकेली नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि आप इनके साथ हैं, मैं सपना से बोली। जब हम विदा लेने लगे तो अनुजा ने भर्राए स्वर में कहा, अंत्येष्टि में आना सुधा, मेरे शहर में बस आप लोग ही यहाँ हो। इंडिया से कोई इतनी जल्दी आ नहीं सकता, वीज़ा मिलने में ही काफ़ी समय लग जाता है। कहाँ होगी अंत्येष्टि? मैंने पूछा। यहाँ सभी भारतीयों की अंत्येष्टि बिस्पिया चर्च के मरघट में होती है। चर्च का पता लेकर मैंने अनुजा से विदा ली। 3 रोज़ बाद शनिवार को बिस्पिया शमशान घाट के चर्च में नरेंद्र मल्होत्रा की अंत्येष्टि पर काफ़ी लोग जमा थे। समूह में अधिकतर भारतीय थे, कुछ गोरे भी मौजूद थे। एक नवयुवक व एक नवयुवती काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे थे। किसी ने मुझे बताया कि वे निकोलाई व नीना हैं, नरेंद्र मल्होत्रा की प्रथम पत्नी से जन्मी संतानें। मैं थोड़ी उत्सुकता से भर गई। मेरी निगाहें उन्हीं पर टिकी रहीं। वे हाव भाव से एकदम यूरोपियन लग रहे थे और रंग रूप में थोड़े भारतीय व थोड़े यूरोपियन। कुल मिलाकर अच्छी मनोहर छवि के। साथ में निकोलाई की पत्नी व नीना का बॉयफ्रेंड भी था। बहरहाल अंत्येष्टि का जो कुछ इस देश में विधि विधान था, उसे निभाते हुए वे ही दिख रहे थे। वे दोनों सबसे आगे के बेंच पर बैठे थे। अनुजा के दोनों बच्चों को उन्होंने पकड़ा हुआ था। अनुजा पीछे एक बेंच में दुख की प्रतिमूर्ति बनी बैठी थी, सपना उसकी बगल में। ये मेरे लिए पहला मौका था डेनमार्क में किसी का अंतिम संस्कार होते देखना। कोई पुरोहित नहीं, कोई मंत्रोच्चार नहीं, कोई वैदिक कर्मकांड नहीं। नरेंद्र मल्होत्रा का सूट व टाई पहना सजा धजा पार्थिव शरीर चर्च के बीचों बीच एक ताबूत में खामोश पड़ा हुआ। चंद पुष्प कुंज, चारों तरफ काठ के बेंचों में सुव्यवस्थित बैठे लोग। सामने एक किनारे पर मंच पर माइक संभाले एक भारतीय भाई सूत्रधार की भूमिका अदा कर रहे थे। कोई रोना धोना नहीं, सभी कुछ समुचित यथोचित। कुछ लोग मंच पर पधारे प्रशस्ति देने, मरणोपरांत किसी की क्या निंदा करनी, सो सभी लोग नरेंद्र मल्होत्रा की तारीफ ही कर रहे थे, उसके साथ हुए अपने अनुभव बता रहे थे। लेकिन जब निकोलाई व नीना एक साथ मंच पर आए तो पूरी सभा में एक स्तब्धता छा गई। एक दूसरे का हाथ पकड़े
कंधा थामे वे अपने पिता के विषय में बोलने लगे तो वातावरण सहसा भावुक हो गया। कुछ लोगों की आंखें छलक गईं। 1-1.5 घंटे तक ये गतिविधि चली, फिर ताबूत बंद कर दिया गया। नरेंद्र मल्होत्रा अपने परिजनों के सम्मुख से हमेशा के लिए ओझल हो गए। उनका जनाजा उठा और दहन के लिए दाह गृह के भीतर ले जाया गया, जहाँ बस कुछ खास ही लोग गए, बाकी चर्च के बाहर ही ठहरे रहे। अनुजा के गले लगकर उसे दिलासा सांत्वना देकर सभी लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। मैं भी लौट आई। अनुजा के दुख ने मेरे मन को अत्यंत संवेदित कर दिया। उसके प्रति जो भाव व अनुबंध मेरे मन में दबे पड़े थे, एकाएक सतह पर आ गए। आखिर वो मेरी बचपन की सखी थी। मैंने सोच लिया कि मैं अनुजा की इन दुखद क्षणों में जो कुछ भी मदद कर सकती हूँ अवश्य करूँगी। मैं उसे प्रायः रोज़ रोज़ फ़ोन करने लगी, उसके घर उसकी खोज खबर के लिए जाने लगी। बहरहाल अनुजा के पास आंसू बहाने का समय नहीं था। नरेंद्र मल्होत्रा की आकस्मिक मौत ने काफ़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी थीं। उन्होंने एक क्लिष्ट जिंदगी जी थी, जो अपनी मौत के बाद वे काफ़ी पेचीदे मामले छोड़ गए थे। अनुजा उनसे निपटने के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रही थी। जहाँ कहीं भी वो जाती, सपना उसके साथ होती, एक परछाई की तरह। सपना का बेटा भी मुझे हर वक्त वहीं खेलता कूदता नजर आता। मुझे अच्छा लगता कि अनुजा के साथ उसकी मदद के लिए कोई है। साथ ही मुझे थोड़ा रंज भी होता कि मैं उसकी उतनी मदद नहीं कर पा रही हूँ जितनी कि सपना उसकी ज़्यादा अपनी है। खैर, सपना उसके पड़ोस में रहती थी। उसका बेटा अनुजा के बच्चों की उम्र का होने की वजह से उनकी आपस में अच्छी यारी थी। फिर सपना की निजी ज़िंदगी के विषय में मुझे जो कुछ पता चला, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वो भी अनुजा की तरह हादसों से गुजर चुकी है। अनुजा ने ही मुझे बताया कि सपना भारत में एक धनाढ्य जमींदार घराने की थी। उसके पति का काशीपुर में फार्म, ट्रैक्टर व पेट्रोल पंप था, किंतु उसकी अमीरी ने उसके काफ़ी दुश्मन पैदा कर दिए थे। दुश्मन कोई बाहर के नहीं, उसके अपने ही परिवार के लोग थे। एक दिन दहाड़े उनके घर के बाहर ही किसी ने उसके पति पर पिस्तौल से गोलियां दाग दी। एक युवा सभी के सामने गोलियों से छलनी हो गया। ना ही डॉक्टर उसे बचा पाए और ना ही पुलिस कातिलों को कोई सजा दिला सकी। सपना का मन अपने देश में अपने लोगों के बीच में रहने से घबराने लगा। उसने सारी ज़मीन जायदाद बेची और अपने देश को हमेशा के लिए अलविदा कहने में अपनी बेहतरी समझी। संयोग से डेनमार्क में उसे आश्रय मिल गया। अनुजा के पड़ोस में वो एक किराए के मकान में रह रही थी, साथ ही इस देश में अपने को बसाने के लिए प्रयास भी कर रही थी। इन 2 वर्षों में अनुजा से उसकी गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर नरेंद्र मल्होत्रा की मौत ने उन्हें और करीब कर दिया। दोनों तन्हा औरतें एक दूसरे का साथ देती, एक दूसरे का दुख दर्द बांटती। सपना अनुजा के इतनी निकट थी कि किसी अन्य के लिए उसके करीब आने की गुंजाइश ही नहीं थी। अतः कुछ दिनों के अफसोस सांत्वना प्रकट करने व अपनत्व जताने के उपरांत मेरे व अनुजा के बीच फिर से एक दूरी आ गई। मगर हमारी ये पनपी दोस्ती पूरी तरह टूटी नहीं। हम फ़ोन पर यदा कदा एक दूसरे से बात कर लिया करते। किसी सभा या महफिल में मिलने पर पूरी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिला करते। औपचारिक निमंत्रण में भी हमने एक दूसरे को अपने अपने घरों में भोजन पर आमंत्रित किया। नरेंद्र मल्होत्रा को गुजरे 3 महीने बीते होंगे जब अनुजा का मेरे पास वो फ़ोन आया। उसका स्वर सामान्य नहीं था। सुधा, क्या तुम अभी मेरे पास आ सकती हो? वो थरथराती आवाज़ में बोली तो मुझे हैरानी हुई। क्यों, क्या हुआ? मैंने घबराए स्वर में पूछा। बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, वो कमीनी हमें लूट रही है। हैरान मैंने रिसीवर नीचे रखा, जल्दी से तैयार हुई और धड़कते हुए दिल से अनुजा के घर की तरफ निकल गई। उसकी लड़की ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला और फिर तुरंत ही वो बेडरूम में दुबक गई। अनुजा तमाम कागजातों के साथ बिगड़े हुए मूड में लिविंग रूम में बैठी थी। हमेशा की तरह सपना व उसका बेटा वहाँ नहीं नज़र आ रहे थे। मुझे देखते ही अनुजा चीखने लगी, वो बिच हमें ठग रही है। हमने उसकी इतनी मदद करी और वो बिच फकिंग ब्लडी कुतिया। उसकी ज़ुबान बहुत ख़राब हो चुकी थी, ये मुझे मालूम था, मगर वो ये गालियाँ किसके लिए बक रही है, ये समझने में मुझे कुछ समय लगा। सपना तो तुम्हारी सखी है, तुम्हारी हितैषी। मैं असमंजस में बोली, तुम उसे गंदी गालियाँ क्यों दे रही हो?
हितैषी। वो तल्खी से बोली, वो मेरी कोई भी नहीं है, न सखी न हितैषी। हाथ नचाते हुए अनुजा चीखी। उसकी जान भारत में खतरे में थी, हमने उसकी जान बचाई, उसे यहाँ बसाया। नरेंद्र अचानक मर गया तो वो दुष्ट फ़ायदा उठा रही है, मेरा व मेरे बच्चों का हक छीन रही है, हमारे पेट पर लात मार रही है। ब्लडी फकिन। उधर निकोलाई भी बैंक के चक्कर काट रहा है कि उसका बाप कितना बैंक बैलेंस छोड़ कर गया। तुमने सपना को यहाँ बसाया, कैसे? अनुजा गुस्से में इतनी भरी थी कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। नरेंद्र ने उससे शादी की थी, मुझे और मेरे बच्चों को दांव पर रखकर। मेरा मुंह हैरानी में खुल गया। सपना नरेंद्र मल्होत्रा की पत्नी? तो तुम उनकी क्या? विस्मय से मैं बुदबुदाई। हमारा तलाक हो चुका था। वो बोली तो खटाक से मेरे दिल में स्पंदन हुआ। मिसेज लाल के कहे शब्द बरबस मेरे कानों में बजने लग गए। नरेंद्र और अनुजा एक साथ घूमते फिरते हैं, पति पत्नी की तरह साथ रहने का ढोंग करते हैं, जबकि उनका तलाक हो रखा है। अनुजा अकेली माता होने का दावा करते हुए यहाँ की सरकार से अकेली माताओं को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाती है और वो दूसरी औरतों से शादियाँ रचाकर इल्लीगल तरीके से उन्हें यहाँ सेटल करवा कर पैसे ऐंठता है। मैंने उस समय मिसेज लाल की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब अनुजा स्वयं ही अपनी जिंदगी के नंगे सच उगल रही थी। नरेंद्र से उस कमीनी की शादी झूठी थी, सिर्फ कागज़ों पर। सौदे के मुताबिक उसे यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट परमिट मिलते ही नरेंद्र से तलाक लेना था, मगर वो अचानक मर गया। वो बिच फ़ायदा उठा रही है। उसे हमें क्रोनर देने थे, लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहती है। कागज़ों पर नरेंद्र की बीवी वही है ना, और मैं एक्स वाइफ। बकते बकते अनुजा की आंखें आंसुओं से भर गईं, स्वर रीत गया। मैं किंकरते विमूढ़। जितना ज़्यादा मैं अनुजा के विषय में जान रही थी, उतनी अधिक अचंभित। लोग कैसी कैसी जिंदगी जीने लग जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। हमारे बीच खामोशी छा गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या कहूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद मैंने उसी से पूछा, अनुजा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, वो भीगे स्वर में बोली। तुम सिर्फ मेरी बातों को सुनो। इस शहर में मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ कोई मेरा मित्र नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। एक लंबा उच्छ्वास भरते हुए मैं इत्मीनान से बैठ गई। तो सुनाओ अनुजा अपनी बातें, मैं उससे बोली। अनुजा ने शून्य में ताकते हुए कहना शुरू किया। तुम्हें तो मालूम है सुधा, मैं जब 12वीं में पढ़ती थी तो मम्मी डैडी की एक के बाद एक अचानक डेथ हो गई थी। हाँ, मुझे वो दिन इतने सालों बाद भी अच्छे से याद था, जब अनुजा ने 1 वर्ष के भीतर अपनी माँ के बाद पिता को भी खो दिया था। अनुजा जब 13वीं की रस्म के बाद स्कूल आई थी तो पूरे दिन स्कूल में रोती रही थी। हम सभी सखियाँ मिलकर उसे दिलासा देती रही थीं। हम उससे बोले थे कि माँ बाप चले गए तो क्या है, उसके 3 बड़े भाई हैं। मेरे भाइयों ने मुझे बहुत प्यार किया, मुझे पाला पढ़ाया, लेकिन वे मेरे लिए लड़का नहीं खोज पाए। जब मेरी काफ़ी बड़ी उम्र तक शादी नहीं हुई तो मैं उनकी नज़रों में खटकने लगी, भाभियों की नज़रों में ज़्यादा। उन्होंने मेरे लिए कोई ढंग का पढ़ा लिखा लड़का खोजने की काफ़ी कोशिशें की, मगर नहीं खोज पाए। मैं अनाथ जो थी, बिन माँ बाप की लड़की। कोई भी सभ्य परिवार अपने बेटे की शादी मुझसे करने के लिए आगे नहीं आ पाया। अंततः हार कर मेरे भाइयों ने मेरी शादी एक तलाकशुदा 2 बच्चों के बाप के साथ कर दी। कहते हुए अनुजा की आंखें आंसुओं से फिर तरबतर हो गईं। अपने कुर्ते की आस्तीन से अपने आंसू पोंछने लगी। रुंधे स्वर में फिर से बोलना शुरू किया। पता है सुधा, जब मैं शादी के बाद यहाँ आई तो नरेंद्र की पहली बीवी उसके पीछे पड़ी हुई थी। हम जहाँ जाते थे वो हमारे पीछे पीछे आ जाती थी। अपने बच्चों को भी वो हमारे पीछे लगाए रखती थी। हर वीकेंड पर उसके दोनों बच्चे हमारे इस कबूतर खाने फ्लैट में आ धमकते थे, मुझे परेशान करते थे, मुझे अनुजा अनुजा पुकारते थे। नरेंद्र को उन बच्चों का खर्चा भी देना पड़ता था। मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं था। यहाँ तक कि 1-2 साल में मेरे भारत जाने के लिए हवाई टिकट के पैसे भी उसके पास नहीं होते थे। कहने लगा कि मैं नौकरी करके पैसे कमाऊँ। इंडिया की पढ़ाई लिखाई यहाँ मेरे किसी काम नहीं आई। ढंग का कोई जॉब मुझे नहीं मिला। मजबूरन मैंने एक होटल में सफाई का काम पकड़ लिया।
ईमानदारी से किया कोई भी काम बुरा नहीं है अनुजा। मैं तुरंत बोली। नहीं, सफाई का काम तो सफाई का ही है, चाहे कितने ही आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। 22 कमरे, टॉयलेट, गलियारे, सीढ़ियाँ वगैरह साफ करते हुए मेरी आफत आ जाती थी। मेरी कमर व घुटने में दर्द रहने लगा था। मैंने वो काम छोड़ दिया और नरेंद्र के कामों में उसकी मदद करने लगी। वो खूब दारू पीता था, सारे इल्लीगल काम करता था। उसके साथ मेरी ज़िंदगी का कोई भी दिन अच्छा नहीं बीता। अनुजा बकती जा रही थी और मैं सोचती जा रही थी कि यहाँ की सरकार इमिग्रेंट्स के प्रति जो कड़ा सा रुख अपना रही है वो गलत नहीं है। लोग अपने मुल्कों से यहाँ आकर यहाँ की सुविधाओं का गलत लाभ उठाते हैं, अवैध शर्मनाक कामों को करने से हिचकते नहीं। तुमने ये सब क्यों किया अनुजा? अपने पति को अपने अनुसार ढालने के बजाय तुम उसके अनुरूप क्यों ढली? अनुजा के पास मेरे प्रश्न का जवाब नहीं था। वो थकी सी घुटनों पर अपना सिर टिकाए बैठ गई। मुझे उस पर दया आने लगी। बेचारी। एकाएक मुझे कुछ सूझा। मैंने उसके बच्चों को आवाज़ लगाई, शुभम और शुभांगी। दोनों बच्चे दूसरे कमरे में दुबके पड़े थे। मेरे आवाज़ लगाने से दरवाजे की ओर से वे हमें टुकुर टुकुर निहारने लगे। देखो अनुजा, मैं उससे सधे शब्दों में बोली, तुम्हें एक लंबी मंजिल तय करनी है। अपने अबोध बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर। अपने मासूम बच्चों को वो सब दो जो इनका पिता उन्हें देने में असमर्थ रहा। एक सरल, निष्कपट, साफ सुथरी जिंदगी। ये एक अच्छा मुल्क है। यहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब मुफ्त हैं। सरकार से नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ हर एक इंसान के लिए तरक्की के अवसर हैं। किसी को भी कुछ गलत सलत करने की ज़रूरत नहीं। अनुजा का मौन उसकी सहमति व्यक्त कर रहा था। शुभम और शुभांगी, मैंने फिर आवाज़ लगाई, कसकर इस बार। दोनों बच्चे दरवाजे की ओर से बाहर निकल आए। चलो अपनी माँ का मूड ठीक करो, मैं उनसे बोली। बच्चे लपक कर अनुजा की गोदी में चढ़ गए। मैं मंत्रमुग्ध उन तीनों को आपस में एक दूसरे को दुलारते हुए, चूमते हुए देखने लगी। अभी आप सुन रहे थे अर्चना पैन्यूली जी की लिखी हुई कहानी अनुजा। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।